नई यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जहाँ यूनिट स्टार्ट होती वहाँ भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल इस यूनिट में है क्या, तो कहो कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल है। वेटेज की बात करें तो लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 से 3 क्वेश्चन इससे और 2 से 3 क्वेश्चन इससे, तो मोटा मोटा मान लेते हैं 6 to 8 क्वेश्चन वेटेज है इस यूनिट का। ठीक है, कभी कभार 10 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, जैसे पिछली बार मार्फोलॉजी से ही 5 क्वेश्चन आ गए थे, हो जाता है। इस बार 4 क्वेश्चन आ गए हैं, तो कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा मानेंगे तो 6 to 8 क्वेश्चन का वेटेज है। लिखा क्या है इसमें ये देख लेते हैं। तो इसमें कुछ याद रखने वाला कुछ है नहीं, फिर भी केवल देख लेते हैं। कह रहा डिस्क्रिप्शन करो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाई ऑब्जर्वेशन थ्रू नेक्ड आई, और बाद में किसके थ्रू, मैग्नीफाइंग लेंसेज, और फिर अंततः किसके द्वारा देखेंगे, माइक्रोस्कोप। डिस्क्रिप्शन जब भी करेंगे वो ग्रास स्ट्रक्चरल होगा। अब स्ट्रक्चरल में एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा। इन एडिशन जो ऑब्जर्वेबल होंगे या जो परसीवेबल होंगे लिविंग फेनामेना, उनको भी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा एट पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से पहले, मतलब फिजियोलॉजी से पहले क्या था, जो नेचुरलिस्ट थे वो डिस्क्राइब करते थे केवल बायोलॉजी। प्रकृति विज्ञानी मतलब नेचुरल साइंस, नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे और जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर हैं। बायोलॉजी को भी क्या कहा जाता था, नेचुरल हिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बहुत दिनों तक बायोलॉजी को नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता था। द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म ऑफ डिटेल। शुरुआत में स्टूडेंट, इनिशियल रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट कुड बी बोरिडम, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं था, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर डे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये शब्द हर जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ोगे वहाँ वहाँ मिलेगा। इसमें भी दिया है, अभी आगे इसके बाद साइटोलॉजी वाली वहाँ भी दिया है, उसके आगे वाले में भी दिया है। ठीक है, जहाँ लिविंग प्रोसेस ड्रा मोर अटेंशन फ्रॉम द साइंटिस्ट देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड देयर स्ट्रक्चर। मतलब जब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी केमिकल अंडरलाइंग रिएक्शंस हैं जिससे लिविंग फिनोमेना हो रहा है। हेंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकम मैग्नीफुल मीनिंगफुल एंड हेल्प इन फ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चन इन फिजियोलॉजी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कोई खास बात नहीं, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो जनरल बात है, तो कुछ याद रखने वाला मिला नहीं। हाँ, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में 10 यूनिट हैं और 10 साइंटिस्ट हैं। कैथरीन ईसाऊ नाम याद रखना है। कहाँ, बॉर्न इन यूक्रेन, कब, 1898। सी स्टडी क्या, एग्रीकल्चर इन रसिया एंड जर्मनी, और इनको मिला डॉक्टरेट कब, 1931। कहाँ, यूएस में। सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट क्या, कर्ली टॉप वायरस, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया क्या, फूड कंडक्टिंग फ्लोयम टिश्यू। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्ली टॉप वायरस फ्लोयम के टिश्यू के थ्रू स्प्रेड करता है, ये दुनिया को किसने बताया। तो आंसर हम लोग क्या देंगे, तो आंसर दे देंगे कैथरीन ईसाऊ। इनका काम किस पर है, ईसाऊ प्लांट एनाटॉमी, पब्लिश कब, तो आंसर देंगे 1954। टुक डायनेमिक डेवलपमेंटल अप्रोच टू डिजाइन टू इनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, लिटरली ब्रिंग डाउन द रिवाइवल ऑफ डिसिप्लिन
तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी प्लांट एनाटॉमी जो बुक है वो कब पब्लिश हुई, तो 1954 में। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये टिक कर लो। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये भी बुक है आप बाई कैथरीन एसाउ, पब्लिश, तो बुक पूछेगा 1960, ये कब है 1954। इट वाज रेफर्ड टू द वेबस्टर्स ऑफ द प्लांट बायोलॉजी, इट इज encyclopedia। 1957 she was elected to the National Academy of Science, becoming the 6th woman to receive that honor. In addition to this prestigious award, she received National Medal Science from President of George Bush कब 1989, बहुत पहले की बात अभी नहीं है। When Catherine Isau died in year 1997, Peter Raven, Director of Anatomy and Morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she क्या absolutely dominate the field of plant biology even the age of 99। तो क्वेश्चन याद रखें। तो पहला सवाल तो यही है कि ये किस देश की थी या कहाँ पैदा हुई थी, यूक्रेन। पढ़ा कहाँ था ये खास बात नहीं है, इनको डॉक्टरेट कहाँ से मिला खास बात नहीं, ये काम का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बताया था कि कर्ली टॉप वायरस क्या किया, स्प्रेड होता है किसके द्वारा, फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू से। फिर इन्होंने पहली क्या लिखा है बुक, प्लांट एनाटॉमी, कब पब्लिश हुई 1954। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट कब दिया 1960। इनको अवार्ड कब मिला 1957 में। और ये नेशनल मेडल ऑफ साइंस कब मिला 1989। एक साल और जिंदा रह लेते तो 100 साल हो जाते है ना। और किसके बराबर हो जाते, आस्ट मेयर नहीं 100 साल थे। चलिए चैप्टर डालिए मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर वेटेज की बात करेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मान लेते हैं कि कोई ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट एबव ग्राउंड होता है, इसे कहते हैं सूट सिस्टम। और ये एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इसे कहते हैं रूट सिस्टम। ये क्या है, पार्ट एबव ग्राउंड और पार्ट अंडर
ग्राउंड। सामान्य बात करें तो इसमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ शूट सिस्टम में स्टेम मिलेंगे, ब्रांचेज मिलेंगे, लीव्स होंगे, बड होंगे, फ्लावर होंगे और फ्रूट होंगे। और रूट सिस्टम में रूट्स मिलेंगे। अब रूट्स वो कौन से होंगे, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे होंगे अलग बात है। तो एक सामान्य बात है कि किसी भी एंजियो, भी लिखना नहीं, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमको क्या मिलेगा, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमको दो पार्ट मिलेंगे। एक मिलेगा रूट सिस्टम और एक मिलेगा शूट सिस्टम। एक क्वेश्चन। दूसरी खास बात यह है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट सब में रूट होगा, सब में स्टेम होगा, सब में ब्रांच होगा, सब में रूट होगा, ये सब ठीक है, लेकिन क्या सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कहोगे नहीं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर बात वही सेम होंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रक्चर अलग अलग में दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्लांट डिफरेंट कंडीशन को एडाप्ट करते हैं। जो जिस कंडीशन में रह रहा होगा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रह रहा होगा तो उसका प्लांट का स्ट्रक्चर दूसरा होगा, कोई बहुत गर्म एरिया में रह रहा होगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, कहीं नमी ज़्यादा होगी तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, कहीं सूखा ज़्यादा होगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो प्लांट डिफरेंट कंडीशन को एडाप्ट करते हैं, इसी नाते वेरिएशंस मिलेंगे हमको उनके स्ट्रक्चरल में। तो क्या मिलेगा, ये एडाप्ट करते हैं टू डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, और इसी नाते वेरिएशन मिलेगा, वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चर। वो अलग बात है कि हाँ उसमें रूट भी होगा, उसमें शूट भी होगा। इतना बनाओ। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाइड रेंज है, किसमें स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। फैसिनेट का मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित समझ सकते हैं, या इवन दो एंजियोस्पर्मिक सो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मार्फोलॉजी, लेकिन सब में ऑल कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। तेरा चैप्टर 2-3 में जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन मार्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एट हायर प्लांट वी नीड टू नो इन स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म and standard definition. We also need to know about possible variation in different part found in as adaptation. इसको अंडरलाइन कर लो। Adaptation of plant to their environment, adaptation to various habitat, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, क्लिम्बिंग के लिए, या स्टोरेज के लिए। इफ यू पुल आउट एनी वीड, कोई घास आप उखाड़ लीजिए, यू विल से दैट ऑल ऑफ देम हैव, क्या मिलेगा? रूट मिलेगा, स्टेम मिलेगा एंड
लीफ मिलेगा। हो सकता है उसमें फ्लावर और फ्रूट भी हो। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, जबकि वो पोर्शन जो एबव द ग्राउंड है उसका नाम शूट सिस्टम। तो पहले हम लोग रूट सिस्टम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे शूट सिस्टम। हेडिंग डालिए रूट और एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। रूट सिस्टम या रूट कैसे हैं जरा देखते हैं। तो होता यह है कि मान लेते हैं कि ये कोई सीड है और इस सीड के अंदर एम्ब्रायो होगा और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा तो सीड का जर्मिनेशन होगा। तो जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगेंगे। एक स्ट्रक्चर प्लम्यूल दिखाई पड़ेगा, एक रेडिकल दिखाई पड़ेगा। ये प्लम्यूल और रेडिकल एम्ब्रायो के ही पार्ट हैं। जिस जगह से कोटिलिडॉन जुड़ा होता है उसके ऊपर वाला प्लम्यूल होता है और उसके नीचे वाला रेडिकल होता है। टिप जो एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल होता है वो डिटेल में एम्ब्रायो में पढ़ेंगे। तो किसी पर्टिकुलर सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो हमको दो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, प्लम्यूल और रेडिकल। और सिस्टम ये है कि प्लम्यूल का जब डेवलपमेंट होता है उससे बन जाता है सूट या बन जाता है स्टेम। तो जब सूट सिस्टम बनेगा या स्टेम बनेगा वो प्लम्यूल से बनेगा, जबकि जो रेडिकल है ये इलांगेट करेगा और इसी से रूट बनेगा। और कौन सी रूट बनेगी? टैप रूट सिस्टम। तो एक जनरल अवेयरनेस है कि जब कभी सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है या नया पौधा बन रहा होता है तो उस नए पौधे का जो सूट सिस्टम है वो प्लम्यूल से बनता है और नए पौधे का जो रूट सिस्टम है वो रेडिकल से बनता है। ठीक, फिर आगे चेंज हो जाता है क्या वो अलग बात है, देखते हैं क्या होता है। तो ज़्यादातर डाई काट पौधों में, ज़्यादातर डाई काट अभी कुछ लिखेंगे नहीं सुनेंगे, ज़्यादातर डाई काट पौधों में इसी रेडिकल का इलांगेशन होता है और रूट बनती है। तो रेडिकल के इलांगेशन से जो रूट बनेगी इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। जैसे ये प्राइमरी रूट बन गई, फिर बाद में इसमें ब्रांचेज हो जाएंगे और इसी से बन जाएगी क्या? सेकेंडरी रूट। ये सेकेंडरी रूट बन गई, फिर इसमें भी ब्रांचेज होगी तो क्या बन जाएंगे? टर्सरी रूट। तो रेडिकल का इलांगेशन होगा, उससे बनेगी प्राइमरी रूट, उससे बनेगा सेकेंडरी रूट, उससे बनेगा ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट को सब मिला करके कहते क्या है? टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम की पहचान है कि ये सीधे किससे बना होगा? रेडिकल से बना होगा। तो यदि किसी पौधे की जड़ सीधे रेडिकल से बनी है तो उसको हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और टैप रूट सिस्टम पाया जाना डाई काट की पहचान है। जैसे एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में मस्टर्ड। सिर्फ मस्टर्ड नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी डाई काट पौधा होगा उसमें जो रूट का सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? वो टैप रूट सिस्टम ही होगा। फिर से सुन लेते हैं, किसी भी डाई काट प्लांट में जो रेडिकल है वो इलांगेट करेगा और बनाएगा रूट सिस्टम। कैसे? पहले बनेगी प्राइमरी रूट, फिर उसी में ब्रांच से सेकेंडरी रूट, उसी में ब्रांच से टर्सरी रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट का जो सिस्टम होगा उसी को मिला करके टैप रूट सिस्टम कहते हैं। टैप रूट की पहचान है, ये वो रूट सिस्टम है जो सीधे किससे बना होता है? रेडिकल से बना होता है, जैसे कि मस्टर्ड। बात खत्म। दूसरी बात आते हैं, जब हम मोनोकाट की बात करते हैं, जैसे गेहूं ले लीजिए या धान ले लीजिए, तो मोनोकाट प्लांट की खास बात होती है कि शुरुआत में तो टैप रूट बनता है, जो ये प्राइमरी रूट है ये बनती है, और ये मान लेते हैं सरफेस लेयर है और ये मान लेते हैं कि स्टेम है। ठीक है, तो स्टेम ऊपर की तरफ होगा, रूट नीचे की तरफ बनेगी। लेकिन जो ये प्राइमरी रूट बनती है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी ही प्राइमरी रूट डिसअपीयर हो जाएगी या डीजनरेट हो जाएगी। अब प्राइमरी रूट बताओ डीजनरेट हो गए तो पौधा जिएगा कैसे? कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसने व्यवस्था ये किया है कि जल्दी ही बेस ऑफ स्टेम से नई जड़ें निकलेंगी, जल्दी ही बेस ऑफ स्टेम से नई जड़ें निकलेंगी। अब जो ये नई जड़ें निकली हैं ये कहाँ से निकली हैं?
बेस ऑफ स्टेम से निकली हैं और ये फाइबर जैसा नेटवर्क होता है, इसी नाते इसको फाइबरस रूट सिस्टम। मोनोकाट में प्राइमरी रूट बनेगी लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होगी, जल्दी ही वो डिजेनरेट हो जाएगी, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा एक नई फाइबरस रूट से। ऐसे सिस्टम को कहोगे क्या? फाइबरस रूट सिस्टम। किसमें पाया जाएगा? मोनोकाट। अब मोनोकाट में दो नाम दिए हैं, जैसे व्हीट दिया है, जैसे पैडी दिया है। फाइबरस रूट सिस्टम की खास बात है कि ये कहाँ से निकली है? बेस ऑफ स्टेम से निकली है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसी कोई भी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल आए, रेडिकल के अलावा कहीं और से बन जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस। तो जो फाइबरस रूट सिस्टम है वो भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम हकीकत में दो हैं, एक है टैप, एक है एडवेंटिशियस। टैप का मतलब सीधे रेडिकल से बनने वाला, और एडवेंटिशियस का मतलब अदर देन रेडिकल से। जैसे इसमें कहाँ से निकला? बेस ऑफ स्टेम से निकला। लेकिन अगर हम किसी बनियान के पेड़ को देखें तो यहाँ की जो स्टेम ब्रांच है वहाँ से रूट लटकती रहती हैं, हैंगिंग रूट होती हैं। ये जो हैंगिंग या सपोर्टिंग रूट है ये कहाँ से निकल के आई हैं? ये स्टेम की ब्रांच से निकल के आई हैं। अब चाहे स्टेम के बेस से निकलो चाहे स्टेम के ब्रांच से निकलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जहाँ से निकलो। क्या कहोगे? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट किस में पाई जाएंगी? तो देखिए, बनियान में भी एडवेंटिशियस रूट है, मॉन्स्टेरा में भी एडवेंटिशियस रूट है, और ग्रासेज में भी एडवेंटिशियस रूट है। इवन व्हीट और पैडी की जो रूट है वो भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। कहने का मतलब ओवरव्यू जो आपको समझ में आएगा कि किसी भी सीड के जर्मिनेशन के दौरान प्लम्यूल और रेडिकल बनेंगे। प्लम्यूल बना लेगा शूट सिस्टम, रेडिकल बना लेगा रूट सिस्टम। ऐसा कोई भी रूट सिस्टम जो सीधे रेडिकल से बना, उसका नाम हमको रखना पड़ेगा टैप रूट सिस्टम, और जो अदर देन रेडिकल से बना उसका नाम रखना पड़ेगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। डाइकाट पौधों में रेडिकल सीधे इलांगेट करती है, टैप रूट बनाती है। पहले प्राइमरी बनेगी, फिर सेकेंडरी बनेगी, फिर टर्सरी बनेगी, और तीनों को मिला करके टैप रूट सिस्टम कहेंगे, जैसे कि मस्टर्ड। फिर आता है मोनोकाट में प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनी होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी, वो जल्दी ही रिप्लेस हो जाएगी नई फाइबरस रूट से, जो कहाँ से निकलेंगी? बेस ऑफ स्टेम, और उसको कहेंगे फाइबरस रूट सिस्टम, जैसे व्हीट और पैडी। बनियान में, मॉन्स्टेरा में और ग्रासेज में, इन सब में भी रूट पाई जाती है स्पेशल। वो स्पेशल रूट जो अदर देन रेडिकल कहीं से भी निकल आए, उनका नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल बनियान, मॉन्स्टेरा, ग्रासेज, एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन ये जो फाइबरस रूट व्हीट और पैडी का है, ये भी क्या है? तो आंसर देंगे ये भी एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेज की जो रूट होती है, अभी आगे पढ़ेंगे, स्टिल्ट रूट, वो भी किस में आती हैं? एडवेंटिशियस रूट में आती है। तो हम अब कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। लिखिए, द शूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम, कहां से? प्लम्यूल, व्हाइल रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल। इन डाइकाट क्या होता है? डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। बातचीत ना करें,
ऑफ रेडिकल एज प्राइमरी रूट विद ब्रांचेज कौन से? सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट विद ब्रांचेज सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। डाइकाट में प्राइमरी कामा सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट, ये सब लोग मिला करके बना लेते हैं क्या? टैप रूट सिस्टम। और ये टैप रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप फ्रॉम रेडिकल। इन मोनो कॉटिलिडॉन क्या होता है? जो प्राइमरी रूट है वो क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब बनती है लेकिन बहुत देर नहीं रहती है। देन शॉर्ट लिव्ड होती है और फिर प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है। रिप्लेस बाय न्यू फाइब्रस रूट, जो एराइज कहां से होंगी? एराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। इसी को कहते हैं, जो नई फाइब्रस रूट बनी है इसी को कहेंगे फाइब्रेट रूट सिस्टम, और जो कि एक प्रकार की एडवेंटेशियस रूट है। अब काम की बात याद रखेंगे। रूट एराइज फ्रॉम रेडिकल, बताओ क्या कहोगे? तो इसी को कहते हैं टैप रूट। और रूट एराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अब अदर देन रेडिकल कहां से? तो चाहे स्टेम से निकाल दो चाहे लीफ से। जैसे ब्रायोफिल्म सुने हो, ब्रायोफिल्म में लीफ से रूट निकल आती हैं, तो वो भी कौन सी होंगी? एडवेंटिशियस। तो रूट एराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, इनको क्या कहोगे? एडवेंटिशियस रूट। किसमें पाई जाएंगी? एग्जाम्पल याद रखना है, बहुतों में पाई जाती हैं। जैसे बनियान में, ग्रासेज में, मॉन्स्टेरा में, मेज में, व्हीट में, राइस में, ब्रायोफिल्म में। इवन जो पोटैटो होता है, पोटैटो उसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उससे भी तो रूट निकल आती है, वो भी एडवेंटिशियस। ध्यान से सुने, ऐसी कोई भी जड़ जो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल आए, वो चाहे जहां से निकला उससे कोई मतलब नहीं, उसका नाम क्या रखोगे? एडवेंटिशियस।
चलो एनसीईआरटी खोलो। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकाट प्लांट, अंडरलाइन करो, डायरेक्ट इलांगेशन होगा किसका, रेडिकल का, और बनेगी क्या, रूट नाम, जो ग्रो करेगी कहाँ, इनसाइड सॉइल। इसमें लेटरल रूट्स निकलेंगी इन डिफरेंट आर्डर, पहले कौन निकलेगी, सेकेंडरी, फिर कौन निकलेगी, टर्सरी, फिर क्वाटरनरी, ऐसे निकलती जाएंगी। प्राइमरी रूट और उसकी क्या कहेंगी, इनको कहेंगे टैप रूट सिस्टम। कहाँ देखने को मिलेगा, मस्टर्ड। इन मोनोकाट प्लांट, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रूट कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, और बनाएंगे क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। देखने को सिर्फ कहाँ लिखा है, व्हीट, लेकिन सिर्फ व्हीट ही में नहीं है, पैडी में भी है, मेज में भी है, शुगर केन में भी, सब में है। इन सम प्लांट, कुछ नाम लिखे जैसे ग्रास लिखा है, मॉन्स्टेरा लिखा है, बनियान लिखा है, कुछ नाम लिखे हैं, सारे नाम नहीं लिखे हैं। प्लांट रूट एराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, तुरंत नाम क्या पड़ गया, एडवेंटिशियस रूट। साइड में लिखिए फंक्शन ऑफ रूट, साइड में फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट। रूट का क्या काम है, तो रूट का काम मेन ये है कि सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करिए, तो ये तो मेन काम है। लेकिन फिर इसके साथ 2-3 काम एक्स्ट्रा कर लेता है, जैसे जितनी बढ़िया मजबूत जड़ें होंगी उतना पेड़ आराम से खड़ा रहेगा, तो एंकर और सपोर्ट करेगा प्लांट पार्ट को, दूसरा काम। तीसरी खास बात जो यहाँ है कि यहाँ पर रिजर्व फूड स्टोर होता है, क्योंकि पौधों को पता चल चुका है कि हो सकता है जंगल में आग लग जाए। अब जंगल में आग लग जाएगा तो आग तो मिट्टी के ऊपर ही लगेगी ना, अंडरग्राउंड पार्ट तो बच जाएगा ना, तो हो सकता है कि अंडरग्राउंड पार्ट बच जाए, उससे नया पौधा फिर बनाए। एक बात, डिफरेंट कंडीशन में ऊपर का पार्ट थोड़ा सूख भी सकता है, तो जो रूट होगी उसमें क्या होगा, रिजर्व फूड बचा रहेगा। तो स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है रूट का, तो फूड रिस्टोर करेंगे या रिजर्व फूड स्टोर करेंगे। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस भी यहाँ होती है, तो पढ़ लेते फिर लिख लेंगे। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पहला काम। दूसरा, प्रॉपर एंकरेज देना प्लांट पार्ट को, दूसरा काम। तीसरा, स्टोर करना क्या, रिजर्व फूड। और चौथा, सिंथेसिस करना क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रीजन ऑफ रूट हेडिंग से पहले साइड में लिख लीजिए फंक्शन ऑफ रूट। तो फंक्शन में पहला क्या लिख दोगे, एब्जॉर्प्शन, किसका, वाटर का और मिनरल फ्रॉम सॉइल, मेन काम तो यही है। दूसरा, प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट पार्ट, ये दूसरा काम। तीसरा, स्टोर करना है रिजर्व फूड। जब पतझड़ हो जाता है, पौधे में पत्तियां नहीं बचती हैं, तो पौधा जिंदा कैसे रहता है, तो जो रूट के पास रिजर्व फूड है उसी से काम चलेगा, फिर नई पत्तियां बनेंगी, फिर से फोटोसिंथेसिस होगी, फिर फूड रिजर्व हो जाएगा, तो ऐसे चलता है। और चौथा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
हेडिंग डालेंगे रीजन ऑफ रूट और फिर एक डायग्राम बना लेंगे। रीजन ऑफ रूट्स, किसी भी प्लांट की अगर रूट के स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से तो रूट में 3 रीजन दिखाई पड़ेंगे। जो सबसे मोस्ट डिस्टेंट रीजन, प्लांट यहाँ कहीं लगा है तो सबसे ज़्यादा दूर जो मोस्ट डिस्टेंट रीजन है उसी को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके ठीक पहले को प्रॉक्सिमल कहेंगे, उसके पहले होता है रीजन ऑफ इलांगेशन और उसके भी पहले रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। यहाँ भी सेल होती हैं, यहाँ भी सेल होती हैं, यहाँ भी सेल होती हैं, बस सबकी सेल की पहचान अलग अलग है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जितनी भी सेल होती हैं उनकी खास बात है कि वो लगातार डिवाइड करती रहती है। तो आप सोचो यदि कोई सेल डिवाइड कर रही होगी तो उसकी सेल वॉल पतली होगी कि मोटी होगी? उसकी सेल वॉल पतली होगी। तो ये छोटी छोटी सेल होती हैं, थिन वॉल सेल होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल होती हैं और तेजी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो स्मॉल होती हैं, थिन वॉल सेल होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहती हैं। प्रेजेंट कहाँ पाया जाता था? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप। अब ये क्या है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये है रूट टिप। रूट टिप बहुत मुलायम होती है और अभी क्या होगा, ये रूट जब इलांगेट करेगी तो रूट टिप आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ मिट्टी होगी तो सॉइल में हो सकता कोई हार्ड पार्टिकल मिल जाए और उससे टकरा के इसका रूट टिप डैमेज हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि रूट टिप के आगे रूट टिप को बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर लगा होगा, उसका नाम रूट कैप होगा। तो रूट कैप क्या है? तो कहोगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। वे थिम्बल क्या होता है? तो बुनाई या सिलाई करने के लिए अंगूठे पर पहने जाने वाला एक लोहे का स्ट्रक्चर होता है जिससे सुई चुभने का खतरा नहीं रहता है। तो जैसे सुई अंगूठे में न चिभे तो अंगूठे के ऊपर पहना जाता है एक स्ट्रक्चर, उसको थिम्बल कहते हैं। थंब पर पहना तो नाम क्या पड़ गया? थिम्बल। क्यों पहना? क्योंकि सुई इसमें न चुभने पाए। बिल्कुल वैसे ही ये बहुत मुलायम पार्ट है, ये डैमेज ना हो तो इसके आगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया गया है। कहाँ है? एट टिप ऑफ रूट पर है। और पर्पज क्या है? ये प्रोटेक्ट करेगा टेंडर टिप ऑफ रूट एज पासेस थ्रू सॉइल। तो रूट कैप जहां होगा उसके फ्यू मिलीमीटर ऊपर, कुछ मिलीमीटर ऊपर हमको क्या मिल जाएगा? तो आंसर देंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन मिल जाएगा। वहाँ की सेल अपना तेजी से डिवाइड करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है कि मान लेते हैं कि ये लाइन के नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल है। एक सेल जब डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनेंगी। 2 सेल जैसे बनेंगी वैसे एक सेल कहाँ चली जाएगी? रीजन ऑफ इलांगेशन, और एक कहाँ रह जाएगी? मेरिस्टेमेटिक। बस जो इलांगेशन में सेल चली जाएगी वो अपना लंबाई बढ़ाएगी और जो मेरिस्टेमेटिक रहेगी वो उसी साइज में बनी रहेगी। कल को ये फिर डिवाइड करेगी तो यहाँ जो सेल चली जाएगी वो अपना सेल इनलार्जमेंट करने लगेगी। ये सेल डिवाइड नहीं करेगी और इस सेल के इनलार्जमेंट के चक्कर में ही रूट की लंबाई बढ़ती है। रूट हमेशा नीचे की तरफ बड़ी होती है। रूट इलांगेट करती जाएगी तो इलांगेशन ऑफ रूट इन लेंथ के पीछे कौन वजह है? तो आंसर क्या दोगे? सेल का इनलार्जमेंट। और इनलार्जमेंट जहां होगा वो कौन सा रीजन? इलांगेशन। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन। फिर यहाँ की सेल बाद में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? मैच्योर। जैसे ही सेल मैच्योर हो जाएगी मतलब लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी, वैसे ही उस सेल का नाम मैच्योर सेल रख दिया जाएगा। तो जैसे ही सेल क्या हो जाए? मैच्योर डिफरेंशिएटेड नॉन डिवाइडिंग सेल हो जाए, नॉन इलांगेशन भी हो। जब तक सेल में इलांगेशन होगा तब तक उसी सेल को हम मानेंगे कहाँ है? इलांगेशन रीजन में है। और जैसे लंबाई बढ़नी बंद हो जाएगी हम कहेंगे अब सेल मैच्योर हो गई
और जैसे मेच्योर हो गई हम कहेंगे वो किस रीजन में पहुंच गई है, मेचुरेशन। तो मेचुरेशन रीजन कहाँ होगा, तो कहोगे प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द इलांगेशन रीजन। यहाँ की जितनी सेल होंगी वो सब मेच्योर और क्या होंगी, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन वो फिनोमिना जिससे सेल मेच्योर हो जाती है अपने काम के लिए। तो आराम से बताएं कहाँ की सेल डिफरेंशिएट होंगी, कहाँ की सेल डिफरेंशिएट होंगी, तो कहोगे इलांगेशन रीजन। इलांगेशन रीजन की सेल ही तो डिफरेंशिएट होती हैं और डिफरेंशिएट हो करके क्या बन जाती हैं, डिफरेंशिएटेड सेल बनती है। जैसे डिफरेंशिएटेड बन गई वो कहाँ पहुंच गई, मेचुरेशन। तो कहाँ की सेल डिफरेंशिएट होती हैं, तो कहोगे इलांगेशन रीजन की सेल ही डिफरेंशिएट होती है स्पेसिफिक काम के लिए। मैचुरेशन रीजन को अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये मैचुरेशन रीजन है और ये मैचुरेशन रीजन की एपिडर्मल सेल हैं। तो एपिडर्मल सेल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, रूट हेयर। याद रखिएगा मैचुरेशन रीजन में होंगे, इसकी एपिडर्मल सेल से क्या निकलेंगे, रूट हेयर निकलेंगे जो बहुत पतले होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और इन्हीं का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये लाइन एनसीईआरटी नहीं लिखी लेकिन याद रखिएगा क्या, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं और यही एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो रूट में एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होगा, तो रूट में एब्जॉर्प्शन का काम केवल मैच्योर रीजन या मैचुरेशन रीजन में ही होगा। बस क्वेश्चन ही याद रखना है। जरा एनसीईआरटी ओपन करें। द रूट कवर्ड एट द एपेक्स, मतलब टिप पर, अंडरलाइन करो, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो अंगूठे पर पहना जाता है सिलाई बुनाई के दौरान कि उंगली में सुई ना चुभने पाए, उसका नाम थिम्बल होता है। तो थिम्बल जैसा है, नाम क्या पड़ा, रूट कैप। इट का मतलब रूट कैप प्रोटेक्ट करेगा किसको, टेंडर मतलब मुलायम एपेक्स को, ऑफ द रूट एज इट मेक वे थ्रू द सॉइल फ्यू मिलीमीटर एबव किसके, रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होंगी, छोटी होंगी, बहुत पतले वाल की होंगी और डेंस प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या करेंगी, डिवाइड रिपीटेडली। वो सेल जो पाई जाएंगी क्या, प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, मतलब मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल, वो रैपिड क्या करेंगी, इलांगेशन, और क्या करेंगी, इनलार्जमेंट। तो यही क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। इस रीजन का नाम क्या रखोगे, रीजन ऑफ इलांगेशन। वो सेल, सेल ऑफ इलांगेशन जोन धीरे धीरे क्या करेंगी, ये देखो लिखा है, बताओ कहाँ की सेल डिफरेंशिएट करेंगी, तो कहोगे इलांगेशन जोन की सेल डिफरेंशिएट करेंगे और वही क्या हो जाएंगे, मैच्योर। दिस जोन proximal to the region of elongation is called region of maturation. From this region कुछ एपिडर्मल सेल बनाएंगी बहुत पतले डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या, रूट हेयर। और रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं कि रूट कैप एब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा कैप ना एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इलांगेशन रीजन भी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सिर्फ कौन करेगा, तो आंसर क्या देंगे, रूट हेयर। चलिए हेडिंग डालिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, नई एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, पक्का। नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पुरानी में दिया है। मॉडिफिकेशन रूट का, मॉडिफिकेशन स्टेम का और मॉडिफिकेशन लीफ, तीनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और जरा सुन लीजिए,
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सुन लीजिए। मॉडिफिकेशन शब्द का पर्पज यहाँ ये है कि सामान्यतः रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यदि रूट अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर ले, और रूट अपने स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा चेंज कर ले कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के अलावा कुछ और काम करने लगे। जैसे जैसे मेन काम तो उसका है स्टोरेज करना, तो या तो मॉडिफाई हो जाए स्टोरेज के लिए। अब अगर कोई चीज़ मॉडिफाई हो रही है स्टोरेज के लिए तो वो कैसे मॉडिफाई होगी? तो उसका एक ही तरीका कि भाई अपना साइज क्या कर लो, बड़ा कर लो, तो वो सेल कर जाएगी। इस पर्पज से कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो या तो मॉडिफाई कर लोगे स्टोरेज के लिए, या तो मॉडिफाई कर लोगे सपोर्ट के लिए, अभी किसमें सपोर्ट करते हुए देखेंगे। और तीसरा मॉडिफाई कर लेंगे रेस्पायरेशन के लिए। तो तीन मॉडिफिकेशन हैं, या तो स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन करेंगे, या तो सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन करेंगे, और या तो रेस्पायरेशन के लिए। अब किसमें स्टोरेज के लिए करते हैं, किसमें सपोर्ट के लिए करते हैं, और किसमें रेस्पायरेशन के लिए, ये देखना है। तो पहले दो लाइनें लिख लीजिए। रूट मॉडिफाई their structure in such a way, क्या, that root function other than क्या, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ काम कर सके। जैसे रूट मॉडिफाई फॉर स्टोरेज कामा सपोर्ट कामा रेस्पायरेशन। मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, सुन लीजिए। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि यदि रूट की बात करेंगे तो दो ही टाइप की रूट हैं, या तो टैप रूट या तो एडवेंटिशियस रूट। तो ये बताओ कि स्टोर करने के लिए कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो कहोगे रूट स्वेल कर जाएंगी और तभी उसमें चीज़ें स्टोर कर पाएंगे। बस कौन सी रूट स्वेल करेगी, टैप रूट स्वेल करेगी कि एडवेंटिशियस? तो आंसर दे देते हो, सोचते बिल्कुल हो ही नहीं। टैप रूट भी स्वेल करके स्टोर करेगी और एडवेंटिशियस रूट भी स्वेल करके स्टोर करेगी। अब जैसे आप ये आंसर दोगे कि दोनों करेंगे, वैसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ कौन कौन लोग हैं जिसमें टैप रूट में स्टोर होता है और कौन कौन लोग हैं जिसमें एडवेंटिशियस रूट में स्टोर होता है। तो आपको बताना पड़ेगा। तो टैप रूट में कौन है? रेडिस है, टर्निप है और कैरेट है। और एडवेंटिशियस में शकरकंद, स्वीट पोटैटो, और उसके बाद ही नहीं समझ में आ रहा है, एस्परागस भी याद रखोगे। एस्परागस की भी जो रूट है वो एडवेंटिशियस होती है, उसमें स्टोर। तो सिर्फ दो क्वेश्चन, रूट स्वेल करेंगी काहे के लिए? स्टोरेज के लिए। जैसे टैप रूट ऑफ किसका? कैरेट, रेडिस और टर्निप। और एडवेंटिशियस रूट किसका? तो आंसर दोगे स्वीट पोटैटो और एस्परागस। ये सब स्वेल करेंगी और स्वेल करके क्या कर देंगी? मॉडिफाई फॉर स्टोरेज। लिख लीजिए मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। इसमें लिखिए टैप रूट, टैप रूट किसका? कैरेट,
रेडिस और टर्निप और एडवेंटिशियस रूट। किसका? स्वीट पोटैटो और एस्परागस, इन सब की रूट swell and modify for storage of food। तो ये दो क्वेश्चन है, किसकी टैप रूट और किसकी एडवेंटिशियस रूट। तो कहोगे कैरेट की, रेडिस की और टर्निप, मूली, गाजर और सलगम। अरे सलगम सलगम चाहे जो कह दो, ठीक है, याद रखना। तो मूली, गाजर और सलजम की जो रूट है वो कौन सी है? टैप है। जबकि स्वीट पोटैटो और एस्परागस की जो रूट है वो कौन सी है? एडवेंटिशियस। पर्पज, पर्पज है स्वेल कर जाएंगे और क्या करेंगे? स्टोर। दूसरा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि रूट सपोर्ट करेगी तो 3 एग्जाम्पल बताएंगे। एक बनियान, एक मेज और एक शुगर केन। वो डायग्राम से समझ में आएगा। ये सामान्यतः मान लेते हैं कि कोई बनियान का प्लांट है, तो इस बनियान प्लांट में स्टेम से रूट नीचे की तरफ लटकी रहती हैं और वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं और धीरे धीरे काफी मजबूत हो जाती हैं। पर्पज क्या है? मेन स्टेम यहाँ है, ब्रांच यहाँ तक फैली है, तो हो सकता है यहाँ से टूट के नीचे गिर जाए। तो स्टेम ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए हैंगिंग रूट लटकी होती हैं। इन हैंगिंग रूट को कहते क्या है? प्रॉप रूट कहते हैं। तो बनियान की जो प्रॉप रूट हैं, जिनको हैंगिंग रूट भी कहते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट है कि टैप रूट है? अभी पीछे पढ़ा के हैं, क्या है? एडवेंट। तो बनियान में जो प्रॉप रूट है, जिनको हम हैंगिंग रूट भी कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसको? स्टेम की ब्रांच को। बना लीजिए। प्रॉप रूट या इनको कहते हैं हैंगिंग रूट ऑफ बनियान। क्या करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे स्टेम ब्रांच को। और ये है कैसी रूट? वही पीछे बता के आए हैं, एडवेंटिशियस रूट। बनियान डाइकाट है कि मोनोकाट? अच्छा, मोनोकाट है। इतना बड़ा मोनोकाट पौधा, इसका मतलब इसकी जो असली जड़ होगी वो भी तो होगी, तो ये टैप रूट सिस्टम होगा। अब आते हैं मेज और शुगर केन। देखें, मेज और शुगर केन की खास बात यह है कि ये मान लेते हैं सॉइल ग्राउंड है और उसके नीचे यहां जो जड़ें होंगी वो कौन सी होंगी? तो आपको पहले से ही पता है, यहां कौन सी जड़ें होंगी? फाइब्रस रूट लगी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
जरा देखिए होता क्या है, ये स्टेम है तो ये क्या है, नोड है। स्टेम का जो नोड होता है वहां से जड़ें निकल के आती हैं। नोड से जो जड़ें निकल के आएंगी और सॉइल तक पहुंच जाएंगी, इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट। काहे के लिए है, फॉर सपोर्ट। निकली कहां से है, एराइज फ्रॉम लोअर नोड। किसमें, तो मेज में और सुगर केन। तो मेज और सुगर केन में कौन सी मिल गई, तो याद रखिएगा कौन सी, स्टिल्ट रूट। ये भी कौन सी रूट है, टाइप की एडवेंटिशियस। तो ये भी एडवेंटेशियस रूट है। चलो अच्छा आगे बढ़ो, तुम लोग बहुत देख चुके हो। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। अब ना देखो, इधर देखो, मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, रूट इन राइजोफोरा। राइजोफोरा दलदली भूमि में उगता है। राइजोफोरा दलदली भूमि में उगता है, और जो दलदल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, या ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो रूट के मर जाने का हमेशा खतरा रहता है। तो उसका हल देखो क्या निकला है। जैसे मान लेते ये दलदली भूमि है और ये राइजोफोरा का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर निकल आती हैं। ये मान लेते इसकी मेन रूट है, तो इसकी रूट बाहर ऐसे निकल आती है। तो इसकी खास बात यह है कि जो रूट हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती हैं। रूट ग्रो अपवर्ड, ऐसी रूट को कहते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट। निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट की खास बात यह है कि इसमें जो रूट पाई जाती हैं उसमें पोर होता है, जिसको न्यूमेटोफोर कहते हैं। काहे के लिए, फॉर रेस्पिरेशन। तो न्यूमेटोफोर पोर है और किसकी रूट है, तो आंसर देंगे क्या, राइजोफोरा। छोटा बना लीजिए, मार्सी ही वही होता है। ग्रो स्वैम्पी एरिया, या फिर भी वैसे उगता कहां हमारे देश में है, रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। उसके अलावा कुछ और काम करो, तो ये सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन। ये टिक करो यहां से। टैप रूट किसकी,
कैरेट की, टर्निप, रेडिश की होना चाहिए, और एडवेंटिशियस रूट किसकी, स्वीट पोटैटो, और किसकी होनी चाहिए, ये स्वेलन हो जाएंगी, काहे के लिए। कैन यू सम मोर सच एग्जाम्पल को, तो हाँ 2 एग्जाम्पल हमने बढ़ा लिए हैं, एक कौन सा, एक एस्परागस बढ़ा लिया है और एक रेडिश बढ़ा लिया। कैन यू इवर वंडर्ड दोज व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट द बनियान ट्री, कहते क्या हो, प्रॉप रूट। सिमिलरली स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर केन सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट फ्रॉम लोअर नोड ऑफ क्या, स्टेम, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट। तो चाहे स्टिल्ट रूट हो चाहे प्रॉप रूट हो, ये है कौन सी, तो ये एडवेंटिशियस रूट है जो सपोर्ट के लिए है। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट इन सम प्लांट, जैसे राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो अपवर्ड, सच रूट इज कॉल्ड क्या, निमेटोफोर, हेल्प इन ऑक्सीजन, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। मेन रूट का ही पार्ट है, बस बाहर निकल आता है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एस्परागस की जड़ें दिख रही हैं, ये टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, वो देखो क्या दिख रहा है, निमेटोफोर दिख रहे हैं। हेडिंग डालिए, अभी तुरंत पीछे बता के आए हैं कि जो रेडिकल होता है वो रूट बनाता है और जो प्लम्यूल होता है वो सूट बनाता है। तो स्टेम किसका पार्ट है, सूट का पार्ट है, तो कहाँ से डेवलप होगा, प्लम्यूल से। तो स्टेम पार्ट ऑफ सूट सिस्टम है, डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल। पहला क्वेश्चन, स्टेम की क्या पहचान, तो स्टेम की पहचान है कि इसमें ब्रांचेज पाई जाएंगी, इसमें लीफ पाई जाएंगी, इसमें बड पाए जाएंगे और इसमें फ्लावर, और साथ में हो सकता क्या मिल जाए, फ्रूट भी मिल जाए। लेकिन ये बहुत विशेष पहचान नहीं है, ऐसी बात बताएं जिससे कंफर्म हो जाए कि ये स्टेम है। ध्यान से सुने, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम स्टेम कहते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है वो है नोड और इंटरनोड। ये क्या है, ये है नोड और ये क्या है, नोड और इंटरनोड का पाया जाना ही क्या है, तो आंसर दोगे यही पहचान है स्टेम की। एक क्वेश्चन, नोड पर पाई जाती है ब्रांच या लीफ और यही हमको मिलेगी बड, ये मिली। ये क्या है, लीफ है और ये क्या है, बड। कहां है बड, ये तो इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम एक्जिल है। क्या नाम है, एक्जिल। तो इस बड का नाम एक्जिरी बड। ये बड भविष्य में क्या बना लेगी, तो हो सकता है कि ये ब्रांच बना ले या हो सकता है ये क्या बना ले, फ्लावर। फिर से सुन लेते हैं, स्टेम में गिनती के सवाल हैं। स्टेम सूट सिस्टम का पार्ट है जो प्लम्यूल से डेवलप हुआ। स्टेम में क्या होंगे, तो ब्रांचेज होगा, लीफ होंगे, बड होंगे, फ्लावर होंगे, फ्रूट भी हो सकते हैं। स्टेम की पहचान है नोड और इंटरनोड का पाया जाना, और नोड की पहचान है कि वहां पर लीफ लगी होगी, उसका जो एक्जिल होगा उसमें बड होगी, उस बड का नाम एक्जिलरी बड होगा जो भविष्य में या तो ब्रांच बना लेगी या हो सकता है वहीं से नया फ्लावर बन जाए। एक और बात, सामान्यतया स्टेम एरियल होते हैं,
कभी कभार अंडरग्राउंड स्टेम भी मिलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के स्टेम का कलर कैसा होता है? तो कहोगे कलर होता है ग्रीन। कब? जब वो यंग प्लांट होता है। छोटे पौधे का स्टेम आप देखिए हरे रंग का ही स्टेम होता है, लेकिन जब पौधा पुराना हो जाता है, ओल्ड स्टेम हो जाता है, तो ये वुडी और ब्राउन हो जाता है। तो सामान्यतया ग्रीन कलर का होता है, बाद में वुडी ब्राउन कलर का स्टेम हो जाता है। फिर आता है मॉडिफिकेशन। स्टेम का काम क्या है? तो स्टेम का असली काम ये है कि जो नीचे रूट्स हैं उन्होंने जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया है उसको एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट करिए। इसको ट्रांसपोर्ट ही तो करना है। इसको ट्रांसपोर्ट करना है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो भाई रूट, अच्छा फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे। कुछ सोचते ही नहीं हो। नीचे जड़ों ने खाना बनाया, उसी को पत्तियों तक ले जाना है, हैं? भैया पहले वाटर ट्रांसपोर्ट करोगे, मिनरल ट्रांसपोर्ट करोगे नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा कल को जब पत्तियों ने फूड बनाया होगा उसको स्टोर भी तो करना होगा, तो उसको पत्तियों से जड़ तक कौन लेके आएगा? फिर स्टेम लेके आएगा। तो स्टेम करता क्या है? सामान्यतया रूट से लीफ की तरफ वाटर और मिनरल लेके जाता है, लेकिन जब वहां फूड जब बन जाता है तो उसको भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेसिस के बाद बनने वाले केमिकल जिसको फोटोसिंथेट कहते हैं उसका भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ये छोटा डायग्राम बनाइए, लिख लीजिए। स्टेम आर पार्ट ऑफ सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। दूसरा, स्टेम हैज ब्रांचेज। इसमें ब्रांचेज होंगी। लीव्स, बड, फ्लावर और फ्रूट। कितनी चीजें देखने को मिल सकती है। स्टेम हैज, ये इंपॉर्टेंट है क्या? नोड एंड इंटरनोड। नोड हैज लीफ एंड बड एट एक्जिल। ठीक है, तो इस बड का नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? एक्जिलरी बड। स्टेम फार काहे के लिए? ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट, जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनेगा। ठीक है, स्टेम आर ग्रीन इन किसमें? यंग प्लांट, बट बिकम हार्ड ब्राउन इन ओल्ड प्लांट। कहां से डेवलप हुआ होगा? डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल।
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बहुत बार स्टेम वैसा नहीं दिखता है जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः तो ये एरियल स्टेम होता है, लेकिन कभी कभार ये अंडरग्राउंड स्टेम भी हो जाता है। तो जैसे अंडरग्राउंड हो जाएगा वैसे कुछ ना कुछ तो पर्पज रहा होगा। तो कभी कभार स्टेम वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम भी मॉडिफाई करता है फॉर फंक्शन अदर देन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने का जो मेन पर्पज है उसको छोड़ दीजिए, वो तो उसका मेन काम है ही, उसके अलावा ये कुछ और करना चाहता है और तभी इसमें क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। अब काहे के लिए? किसके लिए क्या फंक्शन करना चाहता है? तो कई फंक्शन है, जैसे भाई या तो ये फूड स्टोर करने लगेगा, तो अगर फूड स्टोर करेगा, जैसे पोटैटो में फूड स्टोर करता है, अंडरग्राउंड होता है, पोटैटो में है, जिंजर में है, टर्मरिक में है, कोलोकैसिया घुइयां और बंडा जो है उसमें। तो इन सब में जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसका एक ही पर्पज है कि वो फूड को स्टोर करे। अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम का एक और पर्पज देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये सॉइल है, ये पर्टिकुलर उसका एरियल पार्ट है और ये मान लेते हैं अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है। किसी कारणवश एरियल पार्ट लॉस हो गया, किसी कारणवश, जैसे कोई जानवर उसको खा गया या जंगल में आग लग गई, ऊपर का हिस्सा जल गया, तो अब तो स्पीशीज के खत्म होने का खतरा है, लेकिन खत्म नहीं होगी। जो ये अंडरग्राउंड पार्ट नीचे पड़ा हुआ है ये काम आता है आर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर देगा और यहां से नया पौधा फिर से क्या करेगा, निकल आएगा। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम अगले सीजन में नया पौधा बना दे, मतलब एक खराब सीजन गुजर गया, मान लेते सूखा पड़ गया, बाहर का एरियल पार्ट सूख गया, तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है, भाई हम लोग तो भाग जाएंगे, पौधा भाग तो सकता नहीं है, तो उसके पास तरीका क्या है, उसने कहा ठीक है ऊपर का हिस्सा खराब हो रहा है, हो जाने दो, इतना हिस्सा गायब हो जाएगा, हो जाने दो, हमारे पास जमीन के नीचे क्या बचा है, अंडरग्राउंड पार्ट बचा है, कल को जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो यहीं से क्या करेंगे, यहीं से नई बड बनाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़िया पौधा बन जाएगा। इसका मतलब है अंडरग्राउंड पार्ट काम करता है आर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये एग्जाम में आ सकता है। तो किसमें ये आर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम करता है, तो कहोगे पोटैटो में करता है, जिंजर में करता है, टर्मरिक में करता है और कोलोकैसिया घुइयां और बंडा में ये काम आर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी करता है और स्टोरेज का भी करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ स्टेम स्टोरेज या आर्गन ऑफ पेरिनेशन का ही काम नहीं करता है, और देखो क्या काम करता है। जैसे मान लेते कोई बहुत थिन डेलिकेट स्टेम है और इसको चढ़ना है, क्लिम्बिंग करना है, तो ये है लीफ, ये है उसकी लीफ और यहां है ये बड छोटी सी। इस बड का नाम क्या रखोगे, एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाएगी और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगी। इसको क्या कहेंगे, इसको टेंड्रिल कहेंगे। ये कोई भी सरफेस मिलेगी उस पर लिपट जाएगा, जैसे कद्दू की बेल है, अंगूर की बेल है, क्या करते हैं, लिपटते हैं और चढ़ते रहते हैं। तो सपोर्ट फॉर क्लिम्बिंग, क्लिम्बिंग के लिए क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, किसमें, तो कहोगे गार्ड में, कद्दू खीरा ककरी में, या अंगूर मतलब ग्रेप वीन में। बस कहां से बना है, तो कहोगे एक्सिलरी बड से बना है। और देखो ये स्टेम है और स्टेम में ये लीफ है, यहां बड है, यहां बड है, ये बड है। इस बड ने तय किया कि हम टेंड्रिल नहीं बनाएंगे और बना लेंगे कांटा, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं थॉर्न। कांटा क्यों बना लिया, तो कांटा इस नाते बना लिया है कि कोई ग्रेजिंग एनिमल, जो गाय भैंस है, जो जानवरों पौधों को चर लेते हैं, खा जाते हैं, तो जो ग्रेजिंग एनिमल है
उनसे अपने आप को बचाना है। तो कांटा बन जाएगा, किस में बन जाता है? तो सिट्रस में और बोगेनविलिया। तो ध्यान से सुनिएगा, वही एक्जिलरी बड टेंड्रिल बना लेगी और वही एक्जिलरी बड क्या बना लेगा? कांटा या थॉर्न। स्पाइन मत बोलिएगा, स्पाइन अलग चीज है, थॉर्न अलग चीज है। स्पाइन क्या, भी आगे देखेंगे। तो सॉलिड स्ट्रेट स्ट्रक्चर, वुडी स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत मोटा होता है, तो सॉलिड वुडी स्ट्रेट स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको थॉर्न कहेंगे। अभी आगे स्पाइन बनेगा, कैक्टस में बताएंगे कहां से बन जाता है। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन कई है, कोई कह रहा है हम स्टोर करेंगे, कोई कह रहा है नहीं क्या कर लेंगे, क्लिम्बिंग करेंगे, कोई कह रहा नहीं अपने आप को पशुओं से बचाएंगे। अब देखिए, जो पौधे रेगिस्तानी भूमि में रहते हैं, एरिड रीजन जहां पानी की कमी होती है, तो और पत्तियों से ट्रांसपायरेशन हो जाने का खतरा होता है। तो नागफनी ने देखो क्या हल निकाला, स्टेम को ऐसा बना लिया, स्टेम को ऐसा बना लिया और जो पत्तियां थी उनके कांटा बना लिया। ध्यान से सुनिएगा, नागफनी मतलब अपंसिया ने, तो अपंसिया ने क्या कर लिया, फ्लैट ग्रीन स्टेम बना लिया। भाई पत्तियों से बना लिया कांटा, चलो ठीक, कांटा बना लिया, क्यों? प्रोटेक्शन करना है उन्हीं चरने वाले जानवरों से, लेकिन ट्रांसपायरेशन भी तो कम होगा। पत्तियां बहुत जब बिल्कुल निडिल जैसी हो जाएंगी तो क्या पानी उड़ पाएगा? नहीं उड़ेगा। तो चलो ठीक है, पानी बचाने का तो तरीका समझ में आ गया कि भाई लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी तो करना है, तो स्टेम को लीफ लाइक बना देते हैं, तो स्टेम को फ्लैटेंड कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, फोटोसिंथेटिक कर देते हैं। तो ग्रीन फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्टेम कहाँ मिलेगा? तो कहोगे ऐसे जो डेजर्ट में पाए जाएंगे या रेगिस्तानी पौधे होंगे, जैसे नागफनी, अपंसिया है या यूफोर्बिया दिया है। तो अपंसिया क्या दिया है, फ्लैसी सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड है, तो फ्लैटेंड हो जाएगा या फिर फ्लैसी सिलेंड्रिकल। थोड़ा नागफनी भी तो कई टाइप की होती हैं, थोड़ा गोल गोल होती हैं, तो जो गोल गोल होंगी उसका नाम कुछ और है, फ्लैट होती है उसका नाम कुछ और है। तो नागफनी में इन सब में क्या किया, स्टेम का मॉडिफिकेशन करके फोटोसिंथेसिस करने लगे। तो देखो स्टेम कितने रूप में दिख रहा है, कहीं स्टेम कह रहा हम फूड स्टोर करेंगे, कहीं स्टेम कह रहा कि हम आर्गन ऑफ पेरिनेशन होंगे, कहीं स्टेम कह रहा कि हम चढ़ने में मदद करेंगे, कहीं स्टेम कह रहा कि हम कांटा बनाएंगे, जानवरों से बचाएंगे, और कहीं स्टेम कह रहा कि हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक स्टेम को कहते हैं फिल्लोक्लाइड। किसमें मिलेगा? इसी अपंसिया में और यूफोर्बिया में मिलेगा। ठीक है, तो जनरल ओवरव्यू समझ में आ गया, डायग्राम नहीं बनाना, केवल लिखना है। लिखें, स्टेम मॉडिफाई फॉर स्टोरेज एंड एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। स्टेम मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज एंड एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, किसमें? इन पोटैटो। तो यहां जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो कहोगे अंडर ग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है और कैलोकैसिया है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन
और बना लेगा मेक न्यू प्लांट। कब? इन फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ऊपर का हिस्सा हो सकता सूख जाए, खराब हो जाए, कोई जानवर खा ले। तो कंडीशन जब फेवरेबल होगी तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा वहां से नया पौधा बन जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हो क्या हो? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। कौन काम कर रहा है? अंडरग्राउंड स्टेम। इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है स्टेम मॉडिफाई फॉर सपोर्ट या क्लिम्बिंग। क्या होता है इसमें? तो अभी बताए हैं कि एक्सिलरी बड मेक टेंड्रिल, जो कि सिलेंडर हाईली क्वाइल्ड होता है। किसमें मिलेगा? तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, कॉर्ड्स एंड ग्रेप वीन्स। और गार्ड में कुकुम्बर, पंपकिन, अगला है स्टेम मॉडिफाई फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल। क्या हुआ? तो फिर वही एक्सिलरी बड मेक थॉर्न। ये क्या है? स्ट्रेट पॉइंटेड सॉलिड है। स्ट्रेट पॉइंटेड सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा। बस एक्सिलरी बड से क्या बना? थॉर्न। बस एग्जाम्पल याद रखना है। किसमें किसमें बेटा? सिट्रस, बॉगेन विलिया। पढ़े? स्टेम मॉडिफाई फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ है? तो कहोगे इन अपंसिया एंड यूफॉर्बिया। क्या हुआ था? स्टेम बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्यों?
इसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल पिगमेंट। बस ये याद रखना है कि अपंसिया में जो स्टेम है मॉडिफाई एज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जबकि यूफॉर्बिया स्टेम मॉडिफाई एज क्या, फ्लैसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं फिल्लो क्लैड, और ये है क्या, फोटोसिंथेटिक स्टेम है। हाँ, ये किसमें होता है, तो कहोगे इन प्लांट ग्रो इन एरिड रीजन। एक स्पेशल नोट लिख लीजिए, नागफनी अपंसिया कैक्टस में दो मॉडिफिकेशन हुई है कि जो स्टेम है वो ग्रीन लीफ लाइक हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो जो लीफ है वो स्पाइन हो जाती है। पर्पज क्या है, पर्पज है एक तो ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस को बचाना और ग्रेजिंग एनिमल से भी अपने आप को बचा लेना। तो ये स्पेशल लिखिए, कैक्टस अपंसिया क्या होता है, स्टेम become green flat photo synthetic, लेकिन लीफ become as spine। स्टेम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, जबकि लीफ क्या हो जाएंगे, स्पाइन हो जाएंगे। पर्पज रिड्यूस ट्रांसपायरेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। एक और लिख लीजिए, एक शब्द है फिल्लो क्लाइड, एक शब्द है क्लाइडोड और एक शब्द है फिल्लोड। सब मिलते जुलते शब्द हैं। ये पाया जाएगा अपंसिया यूफॉर्बिया में, ये पाया जाता है एस्परागस में, और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन बबूल। अब ये क्या होता है, अभी आगे ऑक्सीजन कैसे पढ़ाएंगे तो वहां पता चलेगा। देखें, कुछ पौधों के जो अंडरग्राउंड स्टेम हैं वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, उस हिसाब से अंडरग्राउंड स्टेम के कई नाम हैं। एंजियाटिम नाम नहीं लिखे लेकिन हमने लिख दिया है।
जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड स्टेम को रनर कहते हैं, जैसे मिंट और जैस्मीन वाले अंडरग्राउंड को स्टोलन कहते हैं, पिस्टिया और आइकार्निया वाले को ऑफसेट कहते हैं, और बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम को शक्कर कहते हैं। ठीक है, पोटैटो वाला लिखा नहीं, उसको ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, कोलोकेशिया वाले को भी क्या कहते हैं, कोलोकेशिया का है, जैसे प्याज का भी तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसको बल्ब कहते हैं। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे। ग्रासेज और स्ट्रॉबेरी का जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो ग्रो कर जाएगा नए एरिया पर, न्यू नाइज का मतलब नया हैबिटेट, जब पुराना पार्ट क्या हो जाए, मर जाए। तो कैसे क्वेश्चन, वैसे अभी तक आया नहीं, लेकिन पहचानोगे कैसे? ये शब्द अगर आपको लिखा मिल जाए तो आप आंसर ग्रास और स्ट्रॉबेरी दीजिएगा। ठीक है, फिर आएगा मिंट और जैस्मिन, लिखा है सिलेंडर लेटरल ब्रांच एराइज होती है फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से ब्रांच निकलती है, और इस ब्रांच की खास बात ये होती है कि ये ऐसे ग्रो करती है कि बीच बीच में ये नीचे की तरफ घूम जाएगी। तो जब नीचे की तरफ घूमेगी तो ग्राउंड के टच में आ जाएगी, और जहां टच में आ जाएगी वहीं नीचे रूट निकल आएंगे, ऊपर लीव्स निकल आएंगे, और ये नया पौधा बन जाएगा। तो सिलेंडर लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये लिखा है आर्च डाउनवर्ड एंड टच टू ग्राउंड। अगर ये लिखा मिल जाए तो आंसर आप ये दीजिएगा, मिंट और जैस्मिन, और इस स्टेम को कहते हैं स्टोलन। ठीक है, पिस्टिया और आइकार्निया में क्या होता है, इसको जलकुंभी कहते हैं। इसमें ये लेटरल ब्रांच है, इसमें बहुत छोटा इंटरनोड होता है, मतलब यहाँ एक नोड है और यहाँ एक नोड है, और नोड से यहीं रूट निकल आएंगे, यहीं लीफ निकल आएंगे। रोजेट, रोजेट का मतलब पूरा घेरा होगा। लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, या तो ये पहचानिएगा या तो रोजेट ऑफ लीफ पहचानिएगा। अगर रोजेट ऑफ लीफ लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना क्या है, पिस्टिया और आइकार्निया, और इस अंडरग्राउंड या इस मॉडिफाइड स्टेम को कहते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट फॉर्मेशन पहचान है किसका, पिस्टिया और आइकार्निया। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑफसेट फॉर्मेशन में डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस की मियोसिस? तो यहां माइटोसिस ही होगा, मियोसिस तो गैमीट फॉर्मेशन में होता है ना। ये आया हुआ सारी लेटेस्ट में ही आया है। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में लिखा है लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम बेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट। ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ये लेटरल ब्रांच ग्रो की, और फिर उसके बाद ये ऑब्लिक ग्रो करती है, और ऑब्लिक ग्रो करने पर जहां सॉइल के कांटेक्ट में पहुंचेगी वही नया क्या बनने लगेगी, लीफ बनने लगेंगी। तो अगर आपको ये लिखा मिल जाए ऑब्लिक, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको क्या लगाना है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। ये एनसीईआरटी में पुरानी वाली दिए हैं, नई वाली दिए नहीं, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन आपके सिलेबस में है तो हो सकता कोई लाइन उठा ले, तो ऐसे लाइन उठा लेगा, ये पूरी लाइन ले लेगा, क्वेश्चन में लिखी होगी, और ऑप्शन में यही 4 होंगे, तो आंसर क्या दे देंगे, ग्रास। या ये पूरी लाइन उठा लेगा तो ऑप्शन फिर यही 4, ऑप्शन यही 4 होंगे, बस क्वेश्चन बदलेगा। ये लाइन लिखी होगी तो ये आंसर, ये लाइन लिखी होगी तो कैसे पहचानोगे, तो पहचानने का तरीका बता दे रहे हैं। अगर न्यू नाइक वाली लाइन लिखी मिल जाए तो क्या लगा देना, ग्रास स्ट्रॉबेरी। अगर कहीं आर्च डाउनवर्ड लिखा मिल जाए तो आप क्या लगा देंगे, मिंट एंड जैस्मिन। कहीं पर भी शॉर्ट इंटरनोट और रोजेट लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना क्या है, पिस्टिया आइकार्निया। और कहीं भी लेटरल ब्रांच और ऑब्लिक लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना क्या, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। एनसीईआरटी ओपन करें। स्टेम, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम रूट? स्टेम असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस, जिसमें ब्रांच मिलेगा, लीफ मिलेगी, फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। इट डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम में क्या मिलेंगे, नोड और इंटरनोड। रीजन ऑफ स्टेम, जहां क्या लगी हो, लीफ लगी हो, उसी का नाम क्या होता है, नोड। और इंटरनोड क्या होगा, 2 नोड के बीच में होगा। स्टेम बियर बड, वो वैसी हो सकती है या तो टर्मिनल
मतलब स्टेम के टिप पर यहाँ या तो बड लगी होगी और या तो यहाँ बड लगी होगी, यहाँ वाली का नाम और यहाँ वाली का टर्मिनल बड। स्टेम जनरली ग्रीन होते कब, और फिर वुडी और ब्राउन हो जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम स्प्रेड आउट ब्रांचेज, और ब्रांचेज में क्या होगा, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जानते हो, वहीं से नया पौधा बना लेना। तो जैसे पोटैटो में नया पौधा बन जाता है, बहुत सारों में, जैसे जिंजर में भी नया पौधा बन जाएगा, बहुत जगह स्टेम से नया पौधा बनेगा। इवन गन्ना जो है, शुगर केन, गन्ना कैसे बोते हैं, स्टेम काट के बो देते हैं, तो स्टेम से ही तो नया पौधा बनेगा। तो अगर स्टेम से नया पौधा बन गया तो इसको क्या कहोगे, वेजिटेटिव। तो जरा आगे बढ़ा दीजिए यहाँ, मेकिंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, मेकिंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। स्टेम में नॉट ऑलवेज भी टिपिकली वैसा ही नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, मॉडिफाई कर जाता है। अब टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अंडरग्राउंड स्टेम किसका, पोटैटो का, जिंजर का, टर्मरिक का, जमीकंद और काला कैसे, छूट गया था बेटा, इसको बढ़ा लेना। जमीकंद क्या है, अमार्फोफाइलस है, अमार्फोफाइलस टाइटेनियम टालेस्ट फ्लावर। तो जिमीकंद का बोटेनिकल नेम एमार्फोफाइलस है, उसकी कई स्पीसीज होती हैं। तो एमार्फोफाइलस टाइटेनियम दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर उसी में होता है। तो जमीन के नीचे है तो जिमीकंद, कलाकैसिया घुइयां है, मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, ये दे लिखा है। आल्सो एक्ट एज, टू टाइड ओवर का मतलब समय व्यतीत कर देना, कौन सा, अनफेवरेबल। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एग्जरी बड, सिलेंडर होंगे, क्वाइल्ड होंगे, हेल्प प्लांट टू क्लिम्ब, किसमें, गार्ड जैसे कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में, और किसमें, ग्रेपवीन। एग्जरी बड ऑफ स्टेम ने ही बना लिया वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड नाम थॉर्न, किसमें, सिट्रस और बोगेनविलिया। ये प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट को, किससे, ब्राउजिंग। सम प्लांट जो कहाँ ग्रो कर रहे हो, रेगिस्तानी एरिया में, अपने स्टेम को मॉडिफाई करके या तो क्या बना लेंगे, फ्लैट, फ्लैट किसमें, या तो क्या बना लेंगे, फ्लैशी सिलिंड्रिकल, किसमें, दे कंटेन एंड कैरी क्या, फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम जिसका ग्रास और स्ट्रॉबेरी, क्या लिखा है, स्प्रेड टू न्यू नाइच व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, तो नया पौधा बन जाएगा। मिंट और जैस्मिन में लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस ग्रोइंग अर्ली फॉर सम टाइम, ये दिखाया है। आर्च डाउनवर्ड, किसको टच कर गया, लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटर नोड हो, और इसी नोड पर क्या हो, तो और टफ टफ रूट हो, किसमें, एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया और आइकॉर्निया। और बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, लेटरल ब्रांच निकली, बेस या अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, थोड़ी देर तो हॉरिजॉन्टली चला, फिर कैसा है, ऑब्लिकली, और जहां ग्रो करेगा वहीं से क्या बना देगा, लीफी सूट। जरा डायग्राम देख लो, ये जिंजर है, ये जिमीकंद है, ये पोटैटो है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन और स्टोरेज फूड। ये क्या है, एग्जरी बड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ये क्या है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, बोगेनविलिया, ये ऑक्जेलिस है। रूट एराइजिंग फ्रॉम नोड, ध्यान सुनिएगा, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। इसका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बस आज इतना ही।